नमस्कार दोस्तों, इस वीडियो में मैं क्लास 12th फिजिक्स का थर्ड चैप्टर वैद्युत विभव इलेक्ट्रिक पोटेंशियल को स्टार्ट करूंगा। इससे पहले मैं गॉस की थ्योरी और क्वेश्चन को कवर कर चुका हूं और उससे पहले वैद्युत आवेश और वैद्युत क्षेत्र की थ्योरी और क्वेश्चन को कवर कर चुका हूं। यदि आप अभी तक उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा, आप वहां से जाकर उस वीडियो को देख सकते हैं। मैं आप लोगों से बोलना चाहूँगा कि आप वीडियो को सीरीज में देखें। सीरीज में देखने से कोई डाउट नहीं होगा और कोई भी नया कंसेप्ट आएगा उसको आप आसानी से समझ जाएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं चैप्टर 3 वैद्युत विभव। वैद्युत विभव आवेशित चालक का भौतिक गुण है जो दो आवेशित चालकों को परस्पर संबंधित कर देने पर उनके बीच वैद्युत आवेश के प्रवाह की दिशा निर्धारित करता है। जैसे एक छोटा चालक ए तथा एक बड़ा चालक बी को बराबर बराबर धन आवेश दे तो चालक ए का वैद्युत अस्त्र चालक बी के वैद्युत अस्त्र से ऊंचा होगा। यदि इन चालकों को किसी चालक तार द्वारा जोड़ दिया जाए तो आवेश एक चालक से दूसरे चालक की ओर जाने लगता है। दोनों चालकों का वैद्युत अस्त्र समान हो जाने पर आवेश का चलना रुक जाता है। यानी आवेश की प्रवाह की जो दिशा है वह आवेश की मात्रा पर निर्भर नहीं करती बल्कि उनके वैद्युत अस्त्र पर निर्भर करती है और इसी वैद्युत अस्त्र को वैद्युत विभव कहते हैं। आप देखे होंगे द्रव जो है उच्च गुरुत्वीय तल से निचली गुरुत्वीय तल की ओर बहती है। ये मात्रा पर निर्भर नहीं करती कि जिसका मात्रा ज़्यादा है वह कम मात्रा वाली द्रव की ओर बहेगी। यह तल पे निर्भर करता है, जिसका तल ऊंचा है वह निचली तल की ओर बहती है। ठीक उसी प्रकार धन वैद्युत आवेश भी उच्च वैद्युत विभव वाले चालक से निम्न वैद्युत विभव के चालक की ओर बहता है और ऋण वैद्युत आवेश इसकी विपरीत दिशा में यानी निम्न विभव वाले चालक से उच्च विभव वाले चालक की ओर बहती है। और जब आवेश किसी वैद्युत क्षेत्र में एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक जाती है तो उन दोनों बिंदुओं के बीच विभव के अंतर को विभवांतर कहते हैं। जैसे क्यूनट परीक्षण धन आवेश है जो ए बिंदु पर स्थित है और इसको बी बिंदु तक ले जाने में कुछ कार्य करना पड़ेगा, तो कार्य और इस आवेश के परिमाण का अनुपात उन दोनों बिंदुओं के बीच वैद्युत विभवांतर कहलाता है। दोनों बिंदुओं के बीच विभवांतर VB माइनस VA इक्वल टू WAB/Q0। और जब किसी आवेश को अनंत से किसी वैद्युत क्षेत्र में उस बिंदु तक लाने में जो कार्य किया जाता है उस कार्य और आवेश के अनुपात को वैद्युत विभव कहते हैं। जैसे Q0 परीक्षण धन आवेश को अनंत से B बिंदु पर लाया जाता है तो इसको लाने में किया गया कार्य W/Q0 आवेश, ये जो है B बिंदु पर वैद्युत विभव है क्योंकि इन्फिनिटी पर वैद्युत विभव 0 होता है। विभव का SI मात्रक वोल्ट होता है और वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलम, यानी इस फॉर्मूले से आप देख सकते हैं कार्य का जो मात्रक होता है वो जूल होता है और आवेश का मात्रक कूलम होता है, इसलिए वोल्ट इक्वल टू जूल पर कूलम। और विभव का बीमीय सूत्र mL² T⁻³ A⁻⁻1 होता है। विभव को समझने के बाद मैं आपको बता दूं, स्थिर वैद्युत क्षेत्र संरक्षी होता है। वैद्युत विभव एक अदिश राशि है, इसलिए बिंदु P से वैद्युत आवेशों Q1 माइनस Q2 माइनस Q3 डॉट डॉट Qin की दूरियां क्रमशः R1 R2 R3 डॉट डॉट Rn हो तो उस बिंदु पर परिणामी विभव होगा वह अलग अलग आवेशों के कारण उत्पन्न विभव के योग के बराबर होगा। यानी परिणामी विभव V इक्वल टू V1 प्लस V2 प्लस V3 प्लस V4 प्लस डॉट डॉट Vn। 1 2 3 जो है आवेश 1 2 3 के कारण उत्पन्न विभव है और इसका योग जो है परिणामी विभव होगा बिंदु P पर। सम विभव पृष्ठ इक्विपोटेंशियल सरफेस वह पृष्ठ जिसके सभी बिंदुओं पर वैद्युत विभव बराबर होता है सम विभव पृष्ठ कहलाता है। यानी सम विभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर विभव जो होता है वह समान होता है। सम विभव पृष्ठ के गुण, सम विभव पृष्ठ के कुछ गुण होता है। तो पहला है
समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर सदैव शून्य होता है। चूंकि समविभव पृष्ठ के दोनों बिंदुओं पर विभव समान है और उसका अंतर जो होगा शून्य होगा, इसलिए समविभव पृष्ठ के किन्हीं दो बिंदुओं के बीच विभवांतर शून्य होता है। दूसरा गुण है समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर वैद्युत बल रेखाएं जो होती है वह पृष्ठ के लंबवत होती है। समविभव पृष्ठ पे वैद्युत बल रेखाएं पृष्ठ के लंबवत क्यों होती है, चलिए उसको समझते हैं। समविभव पृष्ठ के प्रत्येक बिंदु पर जो विभव होता है वो समान होता है और कोई आवेश को एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाने में जो कार्य होगा वो जीरो होगा, क्योंकि जो विभवांतर होता है एक बिंदु से दूसरे बिंदु के बीच जो विभवांतर होता है डेल्टा वी इक्वल टू वो जीरो होता है और कार्य इक्वल टू होता है क्यू और गुने डेल्टा वी, यानी वी का वैल्यू जीरो तो कार्य का जो वैल्यू होगा जीरो होगा। और जैसे कि हम लोगों को पता है कि कार्य का जो वैल्यू होता है एफ डी एस कॉस थीटा और ये इक्वल टू जीरो, यानी कि कॉस थीटा इक्वल टू जीरो और कॉस थीटा जीरो कब होता है इन 90 डिग्री, यानी थीटा का वैल्यू जो होगा 90 डिग्री होगा। यानी कि बल और डीएस यानी विस्थापन के बीच जो एंगल है वो 90 डिग्री है। यानी कि जब आवेश को एक स्थान से दूसरे स्थान पर विस्थापित करते हैं तो बल जो है उसके लंबवत है और वैद्युत क्षेत्र जो होगा बल की दिशा में होगा, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र के द्वारा ही बल लगता है किसी भी आवेश पर, तो वह बल की दिशा में होगा। इसलिए समविभव पृष्ठ पर वैद्युत क्षेत्र रेखाएं जो है वह पृष्ठ के लंबवत होता है। तीसरा गुण है किसी आवेश को समविभव पृष्ठ पर एक बिंदु से दूसरे बिंदु तक ले जाया जाए तो कोई कार्य नहीं करना पड़ता, जैसे कि इसके बारे में मैं पीछे बता दिया हूँ। अब समविभव पृष्ठ के कुछ उदाहरण लेकर समझते हैं। पहला उदाहरण है धनात्मक बिंदु आवेश के कारण समविभव पृष्ठ, जैसे ये प्लस क्यू आवेश है और इससे चलने वाली बल रेखाएं खींची गई है और इसको केंद्र मानकर गोलीय पृष्ठ खींचा गया है जो समविभव पृष्ठ को दर्शाता है। दूसरा है वैद्युत द्विध्रुव के समविभव पृष्ठ, जैसे वैद्युत द्विध्रुव है और माइनस क्यू आवेश और प्लस क्यू आवेश को केंद्र मानकर गोलीय पृष्ठ खींचा गया है। डॉट डॉट में जो गोलीय पृष्ठ खींचा गया है यह समविभव पृष्ठ है। तीसरा है दो समान परिमाण के धनात्मक आवेशों से बने निकाय के समविभव पृष्ठ कुछ इस प्रकार होगा, आप देख सकते हैं। स्थिर वैद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है, चलिए इसको प्रूव करता हूँ। जैसे क्यू नोट आवेश है, इसको एल पाथ से होकर बिंदु बी तक लाया तो ए और बी के बीच जो कार्य होगा डब्ल्यू ए बी और बटे क्यू नोट। विभव के परिभाषा से हम लोग पीछे देख चुके हैं कि डब्ल्यू ए बी बटे क्यू नोट जो है वो विभवांतर होता है बिंदु बी से ए के बीच, और जब आवेश क्यू नॉट को बिंदु बी से पाथ एल डैश से ए तक लाया जाता है तो कार्य डब्ल्यू बी ए और डब्ल्यू बी ए बटे क्यू नॉट जो है विभवांतर है बिंदु ए और बी के बीच, दोनों को जोड़ने पर जीरो आएगा। आवेश को ए से बी तक और बी से ए तक लाने में कोई कार्य नहीं हुआ। वैद्युत क्षेत्र के अंदर बंद लूप के अनुदिश कोई कार्य नहीं होता, क्योंकि वैद्युत क्षेत्र संरक्षित होता है। ये सिर्फ प्रारंभिक बिंदु और अंतिम बिंदु पर निर्भर करता है, ये पाथ पे निर्भर नहीं करता। एक बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव क्या होगा, चलिए उसको देखते हैं। जैसे Q एक बिंदु है जो बिंदु O पर स्थित है और इससे R दूरी पर P बिंदु है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। इस आवेश से x दूरी पर Q नॉट एक परीक्षण आवेश है जो बिंदु A पर स्थित है। ये भी पॉजिटिव है और ये भी पॉजिटिव है, तो इन दोनों के बीच प्रतिकर्षण बल F इक्वल टू 1/4πε0 Q नॉट बटा एक्स स्क्वायर। एक्स जो है इन दोनों के बीच की दूरी है। इस प्रतिकर्षण बल के विरुद्ध आवेश Q नॉट को बिंदु B तक लाने में यानी कि dx विस्थापित करने में इस बल के विरुद्ध जो कार्य होगा dw इक्वल टू माइनस एफ डी एक्स। माइनस इसलिए कि F की जो दिशा है राइट की तरफ है और Q नॉट को लेफ्ट की तरफ विस्थापित किया जा रहा है, यानी कि बल के विपरीत दिशा में, इसलिए माइनस होगा।
यदि क्यू नॉट आवेश को अनंत से पी बिंदु तक लाएं तो किया गया कार्य जो होगा समाकलन इन्फिनिटी टू आर, इसका समाकलन करेंगे, इफ का वैल्यू रखेंगे 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्यू नॉट बटा एक्स स्क्वायर, माइनस बाहर लेंगे और क्यू नॉट बटा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट बाहर लेंगे और इन्फिनिटी टू आर एक्स स्क्वायर 1/x स्क्वायर यानी एक्स पर पावर -2 का समाकलन करेंगे। समाकलन जो होता है एक्स पर पावर n dx का इक्वल टू एक्स पर पावर n+1/n+1। यदि आप समाकलन करना नहीं जानते तो ये फॉर्मूला है, n का जो वैल्यू है -2 है, w इक्वल टू अब होगा x की जगह -2 रखेंगे और इसका वैल्यू आएगा -1/x, माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और r का वैल्यू रखेंगे x पर और इन्फिनिटी का 1/∞ जो होता है वो 0 होता है, तो क्यू नॉट को इस साइड भेजेंगे तो w/q0 इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r और विभव के परिभाषा से w/q0 जो है वह भी होगा। हम लोग परिभाषा में देखे हैं कि जब Q0 आवेश को अनंत से किसी बिंदु तक लाते हैं और उस पे जो कार्य होगा और उस आवेश के अनुपात को उस बिंदु पर विभव कहते हैं, तो विभव का वैल्यू होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट गुने q/r। यही जो है बिंदु P पर वैद्युत विभव है, यानी बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव। बिंदु आवेश के कारण वैद्युत विभव पर एक क्वेश्चन करते हैं। एक बिंदु आवेश 5 × 10⁻7 कूलम के कारण इससे 10 सेंटीमीटर की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो आवेश का जो मात्रा है दिया है और इस डिस्टेंस r का भी वैल्यू दिया है, तो इस फॉर्मूला में v का वैल्यू v इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट का वैल्यू 9 × 10⁻9 और आवेश का मात्रा जो है 5 × 10⁻7 कूलम, अब बटे r का वैल्यू दिया है 10 सेंटीमीटर, इसको मीटर में बदल देंगे यानी कि 10⁻⁻2 से गुना करेंगे तो इसका वैल्यू यानी कि विभव का जो वैल्यू आएगा 4.5 × 10⁻18 वोल्ट। नेक्स्ट है 5 × 10⁻−10 कूलम आवेश को अनंत से इस बिंदु तक लाने में कितना कार्य करना होगा। अनंत से उस बिंदु तक लाने में किया गया कार्य W इक्वल टू वी क्यू नॉट। V जो है उस बिंदु पर विभव है जो हम लोग निकाल चुके हैं, V और क्यू नॉट का वैल्यू 5 × 10⁻10 कूलम दिया है, गुना करेंगे 2.25 × 10⁻9 जूल जो है एक कार्य होगा। एक और प्रश्न करते हैं, एक बिंदु आवेश से 0.1 एंगस्ट्रॉम की दूरी पर स्थित बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता 10⁵ न्यूटन पर कूलम है, इस बिंदु पर वैद्युत विभव ज्ञात कीजिए। तो हम लोगों को पता है E इक्वल टू 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट q/r², V इक्वल टू इतना। अब इन दोनों को डिवाइड करेंगे तो V का जो वैल्यू आएगा E गुने R। E जो है वैद्युत क्षेत्र है और R जो है डिस्टेंस है आवेश से, तो R और E का वैल्यू रखेंगे तो V विभव का जो वैल्यू आएगा 0.1 × 10⁻⁵ वोल्ट। अब हमारा टॉपिक है विभव प्रवणता तथा वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध। बहुत ही इम्पोर्टेंट टॉपिक है, आपको इसको अच्छे से ध्यान में रखना है। जैसे बिंदु O पर +q आवेश है और इस आवेश के कारण वैद्युत क्षेत्र E जो है राइट की तरफ है और इससे x दूरी पर और x + Δx दूरी पर A और B बिंदु है। जिस बिंदु A पर जो विभव है V है और बिंदु B पर जो विभव है VA - ΔV, क्योंकि दूरी के साथ जो है विभव घटता है तो Δx दूरी बढ़ने से विभव जो है ΔV घट गया। अब बिंदु B पर एक परीक्षण धनावेश Q0 लिया और इस आवेश को Δx यानी बिंदु A तक लाने में Q और Q0 के बीच जो प्रतिकर्षण बल लग रहा है उसके विरुद्ध कार्य करना पड़ेगा, यानी कि बल राइट की तरफ लग रहा है क्योंकि वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी राइट की तरफ है और Q0 को लेफ्ट की तरफ विस्थापित करते हैं Δx, तो ये बल की विपरीत दिशा में है, इसलिए कार्य जो होगा -F Δx और Δw इक्वल टू -Q0 E Δx। F जो है Q0 पर वैद्युत क्षेत्र E के कारण जो है बल लग रहा है, Q0 को इस साइड लाएंगे तो Δw/Q0 इक्वल टू -E Δx और वैद्युत विभवांतर के परिभाषा से ये जो है
ए और बी बिंदु के बीच विभवांतर है, इसलिए भी ए माइनस भी बी इक्वल टू माइनस ई डेल्टा एक्स, और भी ए का वैल्यू भी और भी बी का वैल्यू भी माइनस डेल्टा भी रखने पर डेल्टा भी इक्वल टू माइनस ई डेल्टा एक्स। अब ई इक्वल टू होगा माइनस डेल्टा भी बटे डेल्टा एक्स। यदि बिंदु ए और बी एक दूसरे के बहुत निकट हो तो डेल्टा एक्स जो होगा 0 के करीब होगा, और इसको डी एक्स से डिनोट करते हैं और डेल्टा भी को डी वी से। इसलिए ई का जो फाइनल एक्सप्रेशन होगा माइनस डी वी बटा डी एक्स। यही जो है विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता में संबंध, जिसको आपको अच्छी तरह से ध्यान में रखना है। इसको मैं नोट्स में भी मेंशन किया हूँ, आप नोट्स को जरूर डाउनलोड कीजिएगा, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दूंगा। इस संबंध पर एक क्वेश्चन करते हैं। x अक्ष के अनुदिश क्षेत्र में वैद्युत विभव Vx दूरी x के साथ संबंध Vx इक्वल टू 4x² पर निर्भर करता है। बिंदु x इक्वल टू 1 मीटर पर स्थित 1 माइक्रोकूलम आवेश पर वैद्युत बल ज्ञात कीजिए। तो आवेश जो है 1 मीटर पर स्थित है, तो सबसे पहले 1 मीटर पर वैद्युत क्षेत्र ज्ञात करते हैं। तो इस संबंध से E इक्वल टू माइनस डी वी बटा डी एक्स और V का वैल्यू दिया है 4x², तो इसको डेरिवेटिव करेंगे यानी अवकलन करेंगे तो माइनस 8x आएगा। यदि आपको अवकलन नहीं आता है तो इस फार्मूला को आपको ध्यान में रखना है। तो E का जो वैल्यू है वैद्युत क्षेत्र का माइनस 8x है, और x इक्वल टू 1 मीटर पर जो वैद्युत क्षेत्र होगा माइनस 8 न्यूटन पर कूलम। तो 1 माइक्रोकूलम आवेश पर जो बल लगेगा F इक्वल टू क्यू ई एक्स इक्वल टू 1 10⁻⁻⁶, ये 1 माइक्रोकूलम आवेश है, और गुने माइनस 8 ये वैद्युत क्षेत्र है x इक्वल टू 1 मीटर पे। तो F का जो वैल्यू आएगा माइनस 8 गुना 10⁻⁻6 न्यूटन। ये माइनस दर्शा रहा है जो बल की जो दिशा है वो x अक्ष की ऋणात्मक दिशा में है। वैद्युत द्विध्रुव के बारे में और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण और वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत क्षेत्र के बारे में हम लोग चैप्टर 1 में पढ़ चुके हैं। इसमें पढ़ेंगे वैद्युत द्विध्रुव के कारण वैद्युत विभव। अक्षीय स्थिति में यानी वैद्युत द्विध्रुव के कारण अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव क्या होगा। ए बी वैद्युत द्विध्रुव है जिसपे माइनस क्यू और प्लस क्यू आवेश है, और इसकी लंबाई 12 है, और इस ओ जो है इसके मध्य बिंदु है, और इस मध्य बिंदु ओ से आर दूरी पर पी बिंदु है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। यह वैद्युत द्विध्रुव की अक्षीय स्थिति में है, और प्लस क्यू से इस बिंदु की दूरी जो है आर माइनस एल, ये जो एल दूरी है वो घट जाएगी, और माइनस क्यू आवेश से जो पी की दूरी है आर प्लस एल। प्लस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर जो विभव होगा V1 इक्वल टू 1/4πε0 क्यू बटा आर माइनस एल। प्लस क्यू से पी की दूरी आर माइनस एल है, और माइनस क्यू आवेश के कारण बिंदु पी पर विभव होगा V2 इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू बटा आर प्लस एल। आर प्लस एल जो है माइनस क्यू से बिंदु पी की दूरी है। तो कुल विभव होगा V इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 और V2 का वैल्यू रखेंगे, Q बटा 4πε0 कॉमन लेंगे तो 1 बटा आर माइनस एल माइनस 1 बटा आर प्लस एल। इसका लघुत्तम लेंगे आर प्लस एल माइनस आर माइनस एल होगा, और माइनस आर और प्लस आर कट जाएगा, और माइनस और प्लस एल 2l हो जाएगा, और Q अगुने 2l जो होगा वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है जिसको P से डिनोट करते हैं, P इक्वल टू Q गुना 2l, और आर स्क्वायर माइनस एल स्क्वायर। एल जो है आर के कंपेयर में बहुत छोटा है, और छोटा का स्क्वायर करने से वो और छोटा हो जाता है, इसलिए एल को 0 लेंगे। तो भी का जो वैल्यू होगा 1/4πε0 पी बटा आर स्क्वायर। यानी वैद्युत द्विध्रुव के अक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव का वैल्यू होगा इतना। निरक्षीय स्थिति में यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण के परपेंडिकुलर पी बिंदु है जो वैद्युत द्विध्रुव के सेंटर O से R दूरी पर स्थित है, और यहाँ वैद्युत विभव ज्ञात करना है। वैद्युत द्विध्रुव के दोनों आवेश माइनस क्यू और प्लस क्यू से बिंदु P की जो दूरी है वो समान है। तो माइनस क्यू आवेश के कारण जो वैद्युत विभव होगा P पर V1 इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू बटा AP। AP जो है डिस्टेंस है P और A के बीच, और V2 प्लस क्यू आवेश के कारण वैद्युत विभव 1/4πε0 क्यू बटा BP।
एपी और बीपी जो है दोनों डिस्टेंस जो है बराबर है, तो कुल विभव होगा V इक्वल टू V1 प्लस V2, यानी V इक्वल टू 1/4πε0 माइनस क्यू अब बटे एपी प्लस 1/4πε0 क्यू बटा बीपी। दोनों जो है मैग्नीट्यूड में बराबर है और ये माइनस है और ये प्लस में, इसलिए V का वैल्यू 0 होगा। यानी वैद्युत द्विध्रुव के निरक्षीय स्थिति में वैद्युत विभव शून्य होता है। वैद्युत द्विध्रुव के कारण किसी भी बिंदु पर वैद्युत विभव, ए बी एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी लंबाई 12 है और इसके कारण कोई सामान्य बिंदु P है जहां वैद्युत विभव ज्ञात करना है। बिंदु P का ध्रुवीय नियामक यानी पोलर कोऑर्डिनेट r थीटा है। OP इक्वल टू r और कोण POB इक्वल टू थीटा। बिंदु B से OP पर लंब BN और बिंदु A से PO बढ़ाई गई रेखा PO पर AM लंब खींचा। समकोण त्रिभुज BNO से ON जो होगा OB cos थीटा, ON इक्वल टू OB cos थीटा, OB का जो वैल्यू है OB इक्वल टू L है, ON का वैल्यू होगा L cos थीटा। समकोण त्रिभुज AMO में OM इक्वल टू OA cos थीटा और OA का वैल्यू है L, यानी OM इक्वल टू L cos थीटा। चूंकि वैद्युत द्विध्रुव AB की जो लंबाई है बहुत कम है, इसलिए PA इक्वल टू PM, PA इक्वल टू PM होगा और PM इक्वल टू PO प्लस OM इक्वल टू PO का वैल्यू जो है R है और OM का वैल्यू जो है L cos थीटा। उसी प्रकार PB इक्वल टू PN होगा, PB इक्वल टू PN इक्वल टू PO माइनस ON, PO का वैल्यू R है और माइनस ON का वैल्यू L cos थीटा है। माइनस Q आवेश के कारण P पर वैद्युत विभव VN इक्वल टू 1/4πε0 माइनस Q बटा PA, PA इक्वल टू R प्लस L cos थीटा और प्लस Q आवेश के कारण बिंदु P पर जो विभव है V2 इक्वल टू 1/4πε0 Q बटा R माइनस L cos थीटा, BP इक्वल टू R माइनस L cos थीटा। कुल विभव होगा V इक्वल टू V1 प्लस V2। V1 और V2 का वैल्यू रखने के बाद Q बटा 4πε0 कॉमन लेंगे और R माइनस L cos थीटा और R प्लस L cos थीटा का लघुत्तम लेंगे और माइनस R और प्लस R एक कट जाएगा और माइनस L cos थीटा अब माइनस माइनस L cos थीटा प्लस L cos थीटा 2L cos थीटा हो जाएगा। तो Q अगुना 12 जो है P का वैल्यू है, यानी कि वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण P इक्वल टू Q गुना 12 और R जो है L जो है बहुत छोटा है R के कंपेयर में, इसलिए L स्क्वायर को 0 ले लेंगे, नेग्लेक्ट कर देंगे। तो V का जो वैल्यू आएगा V इक्वल टू 1/4πε0 P cos थीटा बटा R स्क्वायर। किसी भी बिंदु पर वैद्युत द्विध्रुव के कारण जो वैद्युत विभव है वो cos थीटा और वैद्युत द्विध्रुव अघूर्ण उस पर निर्भर करेगा, यानी V इक्वल टू 1/4πε0 P cos थीटा बटा R स्क्वायर। अब यदि अक्षीय स्थिति पे देखा जाए, यानी कि थीटा इक्वल टू 0 डिग्री रखा जाए, तो अक्षीय स्थिति पर जो विभव होगा 1/4πε0 P बटा R स्क्वायर और निरक्षीय स्थिति यानी कि लंबवत यानी 90 डिग्री पे जो देखा जाए तो निरक्षीय स्थिति में 0 आ रहा है, जो कि हम लोग पहले सिद्ध कर चुके हैं। हम लोग चैप्टर 1 में गोलीय कोष के कारण वैद्युत क्षेत्र निकाल चुके हैं। इस चैप्टर में गोलीय कोष के कारण वैद्युत विभव क्या होता है उसको निकालेंगे। जब बिंदु गोले के बाहर हो, यानी जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो तो वैद्युत विभव क्या होगा। तो जब बिंदु गोले के बाहर स्थित हो तो वैद्युत क्षेत्र जो होता था E इक्वल टू 1/4πε0 Q बटा R स्क्वायर। R जो है गोले के केंद्र से दूरी है और गोले की जो त्रिज्या है R है और इस पर Q आवेश स्थित है। तो विभव प्रवणता और वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता के संबंध से E इक्वल टू माइनस dV बटा डी है, तो dV का वैल्यू होगा माइनस E इंटू डी आर। विभव के परिभाषा से हम लोग जानते हैं कि अनंत से किसी आवेश को इस बिंदु पर लाएंगे तो वह विभव होगा, तो इसलिए इन्फिनिट टू आर इसका समाकलन करेंगे, ई का वैल्यू रखेंगे और माइनस Q बटा 4πε0 बाहर लेंगे और 1/r स्क्वायर का जो समाकलन होता है -1/r होता है, तो माइनस और माइनस प्लस हो जाएगा और r और इन्फिनिटी का वैल्यू रखेंगे तो 1/∞ का वैल्यू 0 होता है,
तो V का जो वैल्यू होगा यानी कि विभव जो होगा गोले के बाहर जो बिंदु स्थित है 1/4πε0 Q/r, ये जो है गोले के बाहर बिंदु स्थित है, वहाँ विभव होगा। दूसरा केस है जब बिंदु गोला के पृष्ठ पर हो, यानी गोला के पृष्ठ पर जब स्थित हो तो r इक्वल टू आर होगा और विभव होगा v इक्वल टू 1/4πε0 Q/r, गोले के पृष्ठ पर ये विभव होगा। तीसरा केस है जब बिंदु गोला के अंदर स्थित हो, तो हम लोग चैप्टर 1 में सिद्ध कर चुके हैं कि गोला के अंदर जो वैद्युत क्षेत्र होता है वो 0 होता है और E इक्वल टू -dv/dr होता है और किसी का डेरिवेटिव 0 तब होता है जब वो कांस्टेंट होता है, यानी कि v जब कांस्टेंट होगा, नियतांक होगा, तब उसका डेरिवेटिव 0 होगा। यानी कि विभव जो है गोला के अंदर विभव जो है प्रत्येक बिंदु पर नियत है और इसका वैल्यू जो है v इक्वल टू 1/4πε0 गुने Q/r, यानी चालक गोले के अंदर वैद्युत विभव एक समान होता है प्रत्येक बिंदु पर और उसका वैल्यू वही होता है जो गोले के पृष्ठ पर होता है। एक समान वैद्युत क्षेत्र में आवेशित कण का गमन पथ, यानी जब कोई आवेशित कण को एक समान वैद्युत क्षेत्र में गति कराया जाता है तो उसका गति पथ जो होता है वह परवलयाकार होता है, यानी पैराबोलिक होता है। जैसे ये दो प्लेट है, एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है, दोनों d दूरी के डिस्टेंस पे रखे हैं और l जो है इसकी लंबाई है और इसमें वैद्युत क्षेत्र प्लस से माइनस की ओर है। इसमें एक इलेक्ट्रॉन को भी वेग से x अक्ष के अनुदिश प्रवेश कराया जाता है। जो वैद्युत क्षेत्र है वो निगेटिव आवेश की ओर है, नीचे की ओर है और इलेक्ट्रॉन जो है निगेटिव है, इसलिए इसकी जो दिशा होगी, इस पर लगने वाली जो बल की दिशा होगी वो ऊपर की ओर होगी, यानी y की धनात्मक दिशा में। और इस बल के कारण Fe इक्वल टू ई, इस बल के कारण जो त्वरण उत्पन्न होगा E/m, m जो है इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान है। चूंकि x डायरेक्शन में कोई त्वरण नहीं है और इसका x डायरेक्शन में इनिशियली वेग जो है v है, इसलिए x इक्वल टू vt, तो t इक्वल टू x/v। और y डायरेक्शन का इनिशियली वेलोसिटी 0 है और इसमें त्वरण जो है a है, तो y इक्वल टू हाफ at²। a का वैल्यू रखेंगे और x का वैल्यू रखेंगे, तो y का जो वैल्यू आएगा E/2m v² गुने x²। यह समीकरण जो है इस रूप का है, यह एक परवलय को प्रदर्शित करता है। इसलिए जब कोई आवेश एक समान वैद्युत क्षेत्र में गतिमान होता है तो वह परवलयाकार पथ प्रदर्शित करता है। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। प्रारंभ में x अक्ष के अनुदिश Vx इक्वल टू 2 × 10⁻6 मीटर पर सेकंड की चाल से एक इलेक्ट्रॉन दो आवेशित प्लेटों के बीच E इक्वल टू 9.1 × 10⁻2 न्यूटन कूलम के वैद्युत क्षेत्र में प्रक्षेपित किया गया है। यदि प्लेटों के बीच की दूरी 0.5 सेंटीमीटर हो तो यह इलेक्ट्रॉन ऊपरी प्लेट पर कहाँ टकराएगा। इलेक्ट्रॉन पे जो आवेश का मात्रा होता है 1.6 × 10⁻19 कूलम -19 कूलम और इलेक्ट्रॉन का जो द्रव्यमान है वो दिया है। चूंकि आवेश जो है प्लेटों के बीच से प्रवेश कर रहा है और इसमें बोला गया है कि यह कहाँ टकराएगी, यानी टकराने पर, यानी इस प्लेट को यह स्पर्श कर रही है, तो y का जो वैल्यू होगा d/2, यानी दोनों प्लेटों के बीच की दूरी का आधा होगा और दोनों प्लेटों के बीच की दूरी है 0.5 सेंटीमीटर, तो y का जो वैल्यू होगा 0.25 × 10⁻2 मीटर। तो क्वेश्चन में हमें y की वैल्यू और आवेश का वैल्यू और वैद्युत क्षेत्र और इलेक्ट्रॉन का द्रव्यमान और इलेक्ट्रॉन का इनिशियल वेलोसिटी यानी प्रारंभिक वेलोसिटी दिया है। तो हम लोगों को x निकालना है कि x कहाँ टकराएगी, यानी x निकालना है, तो x का वैल्यू होगा √100 इतना। तो इन सारे का वैल्यू रखने पर x का जो वैल्यू आएगा 1.12 × 10⁻2 मीटर। तो इसको सेंटीमीटर में बदलेंगे तो 1.12 सेंटीमीटर जो होगा x का वैल्यू होगा, यानी इतना सेंटीमीटर पे आवेश जो है प्लेट से टकरा रही है। किसी वैद्युत निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा दो या दो से अधिक वैद्युत आवेशों से बने वैद्युत निकाय की वैद्युत स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो उन आवेशों को अनंत से परस्पर एक दूसरे के समीप लाकर
इस निकाय की रचना करने में किया जाता है। जैसे ये दो आवेशों से बना कोई निकाय है, मैं यहाँ सिर्फ दो आवेश लिया हूँ, बहुत सारा आवेश भी हो सकता है, लेकिन मैं दो आवेश को लेकर पहले समझाना चाहता हूँ। तो ये जैसे दो आवेश है और ये दोनों जो है r दूरी पर स्थित है, और Q1 आवेश जो है ए बिंदु ए पर स्थित है, और Q2 आवेश को अनंत से बिंदु बी पर लाया जाता है जो ए से r दूरी पर स्थित है। तो Q2 को अनंत से लाने में जो कार्य किया जाएगा वही इस निकाय का स्थितिज ऊर्जा होगा। Q1 आवेश के कारण r दूरी पर जो विभव होगा, जहां आवेश Q2 स्थित है, V इक्वल टू 1/4πε0 Q1 बटा r, और Q2 आवेश को अनंत से लाने में जो कार्य होगा W इक्वल टू Q2 और गुने V जो है विभव है, V का वैल्यू रखेंगे तो W का वैल्यू होगा 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r। यही स्थितिज ऊर्जा है। स्थितिज ऊर्जा को U से डिनोट करते हैं, U इक्वल टू 1/4πε0 Q1 Q2 बटा r। यही किसी वैद्युत निकाय की स्थितिज ऊर्जा है। और यदि किसी निकाय में बहुत सारा आवेश हो तो उसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी उनमें आवेशों के युग्म से जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसका योग होगा। जैसे उदाहरण के लिए, जैसे ये त्रिभुजाकार निकाय है और इस पे आवेश जो है -q प्लस q और प्लस q है, तो इसकी जो स्थितिज ऊर्जा होगी दो दो आवेशों को के कारण जो स्थितिज ऊर्जा होगी उसको जोड़कर जो स्थितिज ऊर्जा होगी वही इस निकाय की स्थितिज ऊर्जा होगी। तो इसकी कुल स्थितिज ऊर्जा होगी -q और q की स्थितिज ऊर्जा, फिर q और प्लस q और -q की स्थितिज ऊर्जा, इन तीनों को ऐड करेंगे तो u का जो वैल्यू आएगा 1/4πε0 q स्क्वायर माइनस क्यू स्क्वायर होगा, और 2a AB की जो दूरी है 2a है, फिर BC की दूरी a है और AC की दूरी 2a है। तो क्यू स्क्वायर इसमें से कॉमन लेंगे और दोनों को ऐड करेंगे तो इसका वैल्यू जो आएगा 0 आएगा, यानी इस निकाय की जो स्थितिज ऊर्जा है वह 0 है। वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव पर लगने वाला अघूर्ण के बारे में हम लोग चैप्टर 1 में देख चुके हैं। इसमें हम जानेंगे कि वैद्युत क्षेत्र में द्विध्रुव को घुमाने में किया गया कार्य कितना होता है। जैसे ई वैद्युत क्षेत्र है और इसमें ए भी वैद्युत द्विध्रुव है, इसको थीटा एंगल तक घुमाने में कितना कार्य होगा, चलिए उसको निकालते हैं। तो ए भी जो वैद्युत द्विध्रुव है पहले साम्यावस्था में है, और जब इसे अल्फा डिग्री पर घुमाया गया तो इस पे जो अघूर्ण लगेगा यानी टाउ का वैल्यू होगा पी ई साइन अल्फा, इसको हम लोग चैप्टर 1 में निकाल चुके हैं। और अल्फा से डी अल्फा घुमाने पे जो कार्य होगा डी ओमेगा इक्वल टू टाउ गुने डी अल्फा, टाउ का वैल्यू रखेंगे पी ई साइन अल्फा और डी अल्फा। चूंकि हम लोगों को साम्यावस्था से थीटा एंगल तक घुमाने में जो कार्य होगा उसको निकालना है, तो इसलिए डी ओमेगा को 0 से थीटा तक समाकलन करेंगे तो डी ओमेगा का वैल्यू ओमेगा होगा, और साइन अल्फा का समाकलन माइनस कॉस अल्फा होता है, तो कॉस अल्फा की जगह थीटा का वैल्यू रखेंगे कॉस थीटा और माइनस 0 का वैल्यू रखेंगे तो माइनस कॉस 0 डिग्री, तो कॉस 0 डिग्री का वैल्यू 1 होता है और ये -1 होगा और फिर ये माइनस जो है प्लस हो जाएगा। तो कार्य का जो वैल्यू होगा W इक्वल टू पी ई 1 माइनस कॉस थीटा। ये जो है किसी वैद्युत क्षेत्र में वैद्युत द्विध्रुव को थीटा एंगल घुमाने में किया गया कार्य। तो इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। क्वेश्चन है 1 माइक्रोकूलम तथा -1 माइक्रोकूलम के दो वैद्युत आवेश परस्पर 2 सेंटीमीटर की दूरी पर है। यह द्विध्रुव 2 × 10⁵ न्यूटन पर कूलम तीव्रता के वैद्युत क्षेत्र में साम्यावस्था में रखा है, तो ज्ञात कीजिए। पहला क्वेश्चन है द्विध्रुव के साम्यावस्था से 60 डिग्री यानी 60 डिग्री कोण घुमाने में किया गया कार्य। तो फार्मूला से W इक्वल टू पी ई कोष्ट 1 माइनस कॉस थीटा। P जो है वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है और वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण इक्वल टू आवेश, आवेश का मात्रा है 1 माइक्रोकूलम, तो माइक्रोकूलम को कूलम में बदलेंगे 10⁻⁻6 अगुने उसके बीच की दूरी 2 सेंटीमीटर है तो इसको मीटर में बदल देंगे, और ये वैद्युत क्षेत्र का जो परिमाण है 2 × 10⁻5 और थीटा का वैल्यू है 60 डिग्री, तो कॉस 60 डिग्री का वैल्यू हाफ होता है, और ये 2 दूनी 4 और
गुने 10⁻³ होगा। तो W यानी कार्य जो होगा 2 गुना 10⁻³ जूल। दूसरा प्रश्न है, द्विध्रुव को साम्यावस्था से 60 डिग्री से 180 डिग्री तक घुमाने में किया गया कार्य। तो यहाँ फॉर्मूला होगा, चूंकि वहाँ θ1 का जो वैल्यू था 0 डिग्री था जब साम्यावस्था में था, तो यहाँ θ1 का वैल्यू होगा 60 डिग्री और θ2 का वैल्यू होगा 180 डिग्री, और P और E का वैल्यू वही रखेंगे। तो W का जो वैल्यू होगा, तो cos 60 डिग्री का वैल्यू होगा हाफ और cos 180 डिग्री का वैल्यू होगा -1, तो -1 और ये माइनस प्लस हो जाएगा। तो W का वैल्यू होगा 6 गुना 10⁻³ जूल। अब नेक्स्ट बात करेंगे वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा। वैद्युत क्षेत्र में किसी वैद्युत द्विध्रुव की स्थितिज ऊर्जा उस कार्य के बराबर होती है जो कि द्विध्रुव को अनंत से क्षेत्र के भीतर लाने में करना पड़ता है। जैसे AB एक वैद्युत द्विध्रुव है जिसकी आघूर्ण जो है P है, और इसको एक वैद्युत क्षेत्र जिसकी दिशा राइट की तरफ है जिसमें अनंत से लाया जाता है, और इस पे आवेश +Q और -Q है। तो +Q आवेश पे जो बल लगेगा वो क्षेत्र की दिशा की ओर लगेगा, और -Q आवेश पे जो बल लगेगा वो क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में लगेगा। +Q आवेश पे जो कार्य होगा वह धनात्मक होगा क्योंकि यह क्षेत्र की दिशा में है और इस पर बाहरी बल कार्य करेगा, और ऋणात्मक आवेश पे जो कार्य होगा वो ऋणात्मक होगा क्योंकि यह क्षेत्र की दिशा के विपरीत दिशा में है, और इस पे जो कार्य होगा वह वैद्युत क्षेत्र की वजह से होगा। तो +Q आवेश पे धनात्मक कार्य होगा और -Q आवेश पर ऋणात्मक कार्य होगा। तो +Q आवेश जब इस बिंदु पर होगा तो किसी टाइम -Q आवेश भी इस बिंदु पर होगा। तो ये जो कार्य है एक दूसरे को निरस्त कर देंगे क्योंकि +Q पर प्लस कार्य हो रहा है और माइनस पर Q पर माइनस कार्य हो रहा है। तो बिंदु B से A तक आने में जो कार्य होगा -Q द्वारा, वही होगा अनंत से यहाँ तक लाने में कार्य। अनंत से क्षेत्र के भीतर -Q आवेश को लाने में प्राप्त कार्य +Q आवेश पर किया गया कार्य से अधिक होगा क्योंकि -Q आवेश को क्षेत्र में 2L दूरी जो है अधिक भीतर लाया जाता है, और इधर यानी B से पहले जो भी कार्य होगा वे एक दूसरे को निरस्त कर देंगे क्योंकि परिमाण में जो कार्य है बराबर है, और एक पॉजिटिव है और एक निगेटिव है। तो जो नेट कार्य होगा -Q आवेश को बिंदु B से A तक लाने में होगा, और एक कार्य जो होगा ऋणात्मक होगा, यानी W = -F गुना 2L। तो F का जो वैल्यू होगा QE गुना 2L, तो W Q गुना 2L जो है P यानी वैद्युत द्विध्रुव आघूर्ण है, तो W का वैल्यू होगा -PE। ये जो है साम्यावस्था में वैद्युत स्थितिज ऊर्जा है वैद्युत द्विध्रुव का। यदि द्विध्रुव को क्षेत्र के भीतर थीटा कोण घुमाया जाए तो कार्य जो होगा W = PE cos 1 - cos थीटा। इसको हम लोग पहले देख चुके हैं। तो थीटा स्थिति में जो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगी U थीटा = U0, यानी साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा प्लस थीटा कोण घुमाने से जो कार्य होगा वो। तो U थीटा = U0 प्लस W। U0 का वैल्यू -PE अब प्लस W का वैल्यू PE × 1 - cos थीटा। दोनों को ऐड करेंगे तो U थीटा का वैल्यू आएगा -PE cos थीटा। यही जो है वैद्युत स्थितिज ऊर्जा का सामान्य सूत्र है। यदि थीटा का वैल्यू 0 डिग्री रखते हैं इसका मतलब द्विध्रुव जो है क्षेत्र की दिशा में है और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा -PE। और यदि थीटा का वैल्यू 90 डिग्री रखते हैं तो इसका मतलब है द्विध्रुव जो है क्षेत्र की दिशा से लंबवत है, तो और वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा 0, यानी कि -Q और +Q आवेश द्वारा किया गया कार्य बराबर होगा। और यदि साम्यावस्था में यानी 180 डिग्री पर रखते हैं तो वैद्युत स्थितिज ऊर्जा होगा PE +PE। इस स्थिति में द्विध्रुव अस्थायी संतुलन में होगा, यानी बाहरी कर्ता को हटा देने पर वह साम्यावस्था में आ जाएगा। ये जो भी मैं बता रहा हूँ इस सबको अपने हैंड रिटेन नोट्स में डिस्कस किया हूँ। आप उस नोट्स को जाकर जरूर डाउनलोड कीजिए, उसका लिंक मैं वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में डाल दिया हूँ। इस पर एक क्वेश्चन करते हैं। एक दूसरे से 2 एंगस्ट्रॉम दूरी पर रखे 5 × 10⁻⁻6 कूलम तथा -5 × 10⁻⁻6 कूलम
आवेश एक वैद्युत द्विध्रुव की रचना करते हैं। इस द्विध्रुव को 10⁵ वोल्ट पर मीटर तीव्रता के समान वैद्युत क्षेत्र में रखने पर इसकी वैद्युत स्थितिज ऊर्जा की गणना कीजिए। जबकि पहला क्वेश्चन है द्विध्रुव साम्यावस्था में रखा हो, दूसरा है द्विध्रुव साम्यावस्था से 60 डिग्री कोण पर रखा हो, तीसरा है द्विध्रुव साम्यावस्था से 180 डिग्री कोण पर रखा हो। तो पहले निकालते हैं द्विध्रुव का आघूर्ण। तो P इक्वल टू होगा आवेशों की मात्रा जो 5 गुना 10⁻⁻6 कूलम दिया है, और उसके बीच की जो दूरी है 2 एंगस्ट्रॉम है, यानी एंगस्ट्रॉम को मीटर में बदलेंगे 10⁻⁻10 से गुना कराकर, तो 1 कूलम मीटर होगा, यानी कि 5 दूनी 10, यानी 10⁻15 कूलम मीटर जो है द्विध्रुव का आघूर्ण है। और वैद्युत क्षेत्र की जो तीव्रता है 10⁻5 वोल्ट पर मीटर है। पहला क्वेश्चन है साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा क्या होगी। तो साम्यावस्था में स्थितिज ऊर्जा -Pe होती है। P और E का वैल्यू रखेंगे तो स्थितिज ऊर्जा का वैल्यू आएगा -10⁻10 जूल। दूसरा क्वेश्चन है 60 डिग्री पर स्थितिज ऊर्जा कितना होगी। तो 60 डिग्री के लिए cos 60 डिग्री का वैल्यू 1/2 होता है, यानी साम्यावस्था से हाफ आएगा। तो 60 डिग्री पर स्थितिज ऊर्जा -0.5 गुना 10⁻10 जूल हो। तीसरा क्वेश्चन है 180 डिग्री पर स्थितिज ऊर्जा कितना होगी। तो cos 180 डिग्री का वैल्यू होता है -1, तो -1 और ये माइनस प्लस होगा, तो P और E का वैल्यू रखेंगे तो cos 180 डिग्री पे स्थितिज ऊर्जा 10⁻10 जूल होगा। ये चैप्टर 3 का लास्ट टॉपिक था। अब अगला वीडियो में चैप्टर 3 यानी वैद्युत विभव पर बहुविकल्पीय प्रश्न और आंकिक प्रश्न करेंगे।